दोस्तों, क्या कोर्ट के पास आर्बिट्रेशन के फैसले बदलने की शक्ति होनी चाहिए? आज हम समझेंगे 2025 के सबसे महत्वपूर्ण आर्बिट्रेशन जजमेंट, गायत्री बालासामी वर्सेस आईएसजी नोवासॉफ्ट, जिसने ये सवाल उठाया कि कोर्ट्स आर्बिट्रल अवार्ड को क्या मॉडिफाई कर सकती हैं और अगर हाँ तो कितना मॉडिफाई कर सकती है। ये फैसला आर्बिट्रेशन के उस पूरे फ्रेमवर्क को प्रभावित करता है जो गति, स्पीड, निर्णायकता, फाइनलिटी, एनफोर्सेबिलिटी और बाइंडिंग नेचर सुनिश्चित करता है। आज हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के हस्तक्षेप को लेकर चली आ रही इस सबसे बड़ी समस्या को कैसे सुलझाया। वेलकम टू द वी द लीगल। इस सीरीज में हम 2025 के कुछ सबसे महत्वपूर्ण केसेस को एक एक करके आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। द सेंट्रल क्वेश्चन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल था कि क्या कोर्ट आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई कर सकती है और अगर हाँ तो कितना मॉडिफाई कर सकती है। द फ्रेमवर्क ऑफ आर्बिट्रेशन। किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए सिर्फ कोर्ट जाना जरूरी नहीं है। कोर्ट के बाहर भी सेटलमेंट के कई तरीके होते हैं जिन्हें हम वैकल्पिक विवाद समाधान, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर कहते हैं। एडीआर में नेगोशिएशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन शामिल है। आर्बिट्रेशन में दो पार्टीज आपसी सहमति से एक आर्बिट्रेटर नियुक्त करती हैं जो दोनों पक्षों की बातें सुनकर आर्बिट्रल अवार्ड अनाउंस करता है। आर्बिट्रल अवार्ड का नेचर क्या होता है? ये कोर्ट के जजमेंट जैसा ही होता है। ये फाइनल होता है, कानूनी रूप से लागू करने योग्य और पार्टीज पर बाइंडिंग होता है। आर्बिट्रेशन का फ्रेमवर्क गति, निर्णायकता, एनफोर्सेबिलिटी और बाइंडिंग नेचर सुनिश्चित करता है। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कमर्शियल विवादों के लिए सबसे बेस्ट होता है। द प्रॉब्लम, कोर्ट इंटरवेंशन। अगर किसी पार्टी को आर्बिट्रल अवार्ड से कोई समस्या हो तो इसे कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स के अंदर कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। समस्या ये थी कि कोर्ट आर्बिट्रल अवार्ड में कितना हस्तक्षेप कर सकती है। बालासामी केस से पहले अगर आर्बिट्रल अवार्ड में कोई भी समस्या होती थी तो कोर्ट सिर्फ दो चीजें कर सकते थे, उसे सेट साइड या कैंसिल कर सकते थे। कोर्ट के पास आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई करने की शक्ति नहीं थी। इस कारण पार्टीज को पूरा आर्बिट्रेशन प्रोसेस फिर से फ्रेश स्टार्ट करना पड़ता था, जिससे आर्बिट्रेशन का मुख्य फायदा, स्पीड और फाइनलिटी खत्म हो जाता था। की प्रोविजंस ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट। हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 के 4 महत्वपूर्ण प्रोविजन को समझते हैं। धारा 5 ये कहता है कि कोर्ट आर्बिट्रल अवार्ड में इंटरफेयर नहीं करेंगे जब तक एक्ट स्पेसिफिकली डिमांड न करे। धारा 33 अगर कोई ऑब्वियस एरर हो, जैसे टाइपोग्राफिकल एरर या स्पेलिंग मिस्टेक, तो ट्रिब्यूनल 30 दिनों के अंदर हस्तक्षेप कर सकता है। 3 धारा 34 ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजन है। ये लिमिटेड ग्राउंड्स में आर्बिट्रल अवार्ड को कोर्ट में चैलेंज करने की शक्ति देता है, जैसे आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट प्रोसीजर फॉल्टी हो या बायसनेस हो। लेकिन धारा 34 भी कोर्ट को केवल सेट साइड या कैंसिल करने की पावर देती है, मॉडिफाई करने की पावर नहीं देती है। 4 धारा 37 ये कहता है कि यदि धारा 34 के तहत किसी अवार्ड को सेट साइड या कैंसिल किया गया है तो उसके खिलाफ अपील धारा 37 में की जा सकती है। फैक्ट्स ऑफ द केस। 2006 तक गायत्री बालासामी आईएसडी नोवासॉफ्ट में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रही थी। यौन उत्पीड़न की शिकायतों के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया, जो स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। इसके खिलाफ उन्होंने आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग शुरू की। ट्रिब्यूनल ने गायत्री बालासामी के फेवर में 2 करोड़ रुपए का आर्बिट्रल अवार्ड दिया। हालांकि गायत्री बालासामी का कहना था कि उनके बहुत सारे क्लेम्स को ट्रिब्यूनल ने नहीं सुना, इसलिए उन्होंने धारा 34 के तहत इस आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज किया। कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। मद्रास हाई कोर्ट, सिंगल जज बेंच। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपए का अवार्ड सही है और इसके अलावा 1 करोड़ 60 लाख रुपए का एडिशनल कंपनसेशन अवार्ड किया। मद्रास हाई कोर्ट, डिवीजन बेंच। डिवीजन बेंच ने 2 करोड़ रुपए के अवार्ड को सही माना। 2 करोड़ रुपए का अवार्ड सही है और इसके अलावा
1,60,00,000 का एडिशनल कंपनसेशन अवार्ड किया, लेकिन 1,60,00,000 रुपए के एडिशनल कंपनसेशन को बहुत ज़्यादा बताया। उन्होंने इसे हटाकर 2 करोड़ रुपए के साथ सिर्फ 500 रुपए का एडिशनल कंपनसेशन दिया। इस अत्यधिक विरोधाभासी निर्णय 1,60,00,000 बनाम 500 रुपए के खिलाफ गायत्री बालासामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन SLP फाइल की। इस केस को पहले 3 जज बेंच के सामने रेफर किया गया, लेकिन चूंकि इसमें यह कानूनी प्रश्न शामिल था कि क्या कोर्ट आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं, इसलिए इसे 5 जजों की संवैधानिक बेंच को रेफर किया गया। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के मेजॉरिटी से यह फैसला दिया कि कोर्ट के पास आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई करने की लिमिटेड पावर है। ये मॉडिफिकेशन सिर्फ इन 4 सिचुएशन में किया जा सकता है। पहली, आंशिक अवैधता। यदि अवार्ड का थोड़ा सा हिस्सा इनवैलिड है तो कोर्ट इनवैलिड पार्ट को हटाकर वैलिड पार्ट को प्रिजर्व कर सकती है। दूसरी, लिपिकीय त्रुटि। यदि स्पष्ट रूप से कोई टाइपोग्राफिकल या क्लेरिकल एरर हुआ है। तीसरा, ब्याज गणना में त्रुटि। यदि ट्रिब्यूनल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना भूल गया हो या कैलकुलेशन में गलती हो गई हो। चौथा, अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 142। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कुछ दुर्लभ सिचुएशन में मॉडिफिकेशन की शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। इम्पैक्ट ऑफ द जजमेंट। ये जजमेंट क्यों महत्वपूर्ण है? इससे पहले कोर्ट के पास या तो अवार्ड को सेटसाइड करने या रिमांड करने ताकि फ्रेश आर्बिट्रेशन हो का ही ऑप्शन था। बालासामी जजमेंट ने ये सेटल किया कि कोर्ट के पास लिमिटेड मॉडिफिकेशन की शक्ति है, जिससे हाई कोर्ट्स के बीच पहले मौजूद कन्फ्यूजन भी खत्म हो गया। कोर्ट ने एक मध्य मार्ग अपनाया ताकि पार्टीज को फिर से पूरा आर्बिट्रेशन का टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ना करना पड़े। द डिसेंटिंग ओपिनियन। जस्टिस विश्वनाथन ने एकमात्र डिसेंडिंग ओपिनियन दिया। उन्होंने कुछ अच्छे पॉइंट उठाए। 1. वैधानिक सीमाएं, स्टैट्यूटरी लिमिट्स। उन्होंने कहा कि आर्बिट्रेशन एक्ट खुद केवल सेट साइड करने की बात करता है, मॉडिफिकेशन की नहीं। कोर्ट को एक्ट की सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। 2. पार्टी स्वायत्तता, पार्टी ऑटोनॉमी। आर्बिट्रेशन का मेरिट ही पार्टी ऑटोनॉमी है। कोर्ट को आर्बिट्रेशन के मेरिट्स में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 3. अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। मॉडिफिकेशन से न्यूयॉर्क कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने में समस्या आएगी।